अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं क्योंकि आज एक तो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है और ज़िमनी इलेक्शन मुख्तलिफ हलकों में है। कौमी असम्बली के तकरीबन 6 और इसी तरह से सूबाई असम्बली के हलकों में भी ज़िमनी इलेक्शन है। इस ज़िमनी इलेक्शन में किस बात की इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा सुहेल आफरीदी साहब ने जी बहुत सारे और रिपोर्टर्स के साथ, एंकर्स के साथ, सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की है। इस दफ़ा क्या मुलाकात में से बातें अहम निकली हैं और रिपोर्ट हुई हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और फिर कुछ बात करेंगे कि जो कराची के वकला हैं वो कुछ और ही मूड में नज़र आ रहे हैं और उनकी तरफ से जो इस वक्त एक मोमेंटम बनाया जा रहा है वो बड़ा दिलचस्प है क्योंकि बाकी किसी जगह पर इस तरह का मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ यहीं से कर लेते हैं कि इस वक्त जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है आज मुख्तलिफ हलकों में। तो कहानी ये है कि जनाब कौमी असम्बली के तकरीबन 6 और सूबाई असम्बली के 9 हलकों में ये इलेक्शन होने जा रहा है। और इस इलेक्शन की वजह है कि मुख्तलिफ जो पीटीआई के लोग नाअहल करार पाए, सज़ा उन्हें हुई 9 मई के मुकदमात में, तो ये हलके खाली हुए, जिसके बाद अब यहाँ पर सूबाई असम्बली का इलेक्शन और कौमी असम्बली का इलेक्शन होने जा रहा है। अच्छा, इसमें से एक जो सीट है वो मियाँ अजहर साहब की है। ये NA 129 की सीट है जो कि हमाद अजहर साहब के वालिद थे। मियाँ अजहर साहब वो इंतकाल कर गए जिसके बायस ये सीट खाली हुई। तो यहाँ पर जो इंतकाल की वजह से सीट है वो वहाँ पर इसलिए इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन बाकी जगहों पर जो मुख्तलिफ लोग पीटीआई के नाअहल करार पाए, उन्हें सज़ाएँ हुई, तो उस वजह से ये इलेक्शंस हो रहे हैं। अच्छा, इसमें जो ज़्यादातर हलके हैं वो फैसलाबाद के हैं क्योंकि जो फैसलाबाद का एक हलका था वहाँ पे जो एहतजाज हुआ था उस मामले के ऊपर जो है फैसला आया उन मुकदमात के ऊपर, तो इस वजह से फैसलाबाद के कई लोग जो थे वो नाअहल हो गए थे सज़ा पाने के बाद। इसी तरह से उमर अयूब साहब जो अपोजिशन लीडर थे कौमी असम्बली में, उनका भी आपको पता है कि उन्हें भी नाअहल करार दिया गया, 10 साल की उन्हें सज़ा सुनाई गई। तो हरीपुर के भी हलके में इसी तरह से इलेक्शन होने जा रहा है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो और एक टीजी खान का हलका है वहाँ पे भी इलेक्शन होने जा रहा है। दीगर और हलके हैं जहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं और ज़्यादातर यहाँ पर पीटीआई के लोग ही जीते हुए थे। अच्छा, अब इन इलेक्शंस में सिर्फ 2 इलेक्शन ऐसे हैं जिसके ऊपर ज़रा सब दिलचस्पी ले रहे हैं और उसकी वजह ये है कि सिर्फ वहीं पे मुकाबला है। पीटीआई ने बाकी तमाम जगहों पर जहाँ पर नाअहलियों की वजह से या सज़ाओं की वजह से डी-सीट किया गया उनके अरकान को, तो वहाँ पर उन्होंने बॉयकॉट का ऐलान कर रखा है कि जी वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। तो इस वजह से वहाँ तो कोई ख़ास कोई कॉम्पिटिशन ही नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए वहाँ तो एक आप समझ लें कि खुला मैदान मिला है पीएमएलएन को भी, और जो अगर कहीं किसी जगह पे उनकी एडजस्टमेंट हुई है तो पीपल्स पार्टी को आप कह लें। लेकिन बाकी इन 2 हलकों में सिर्फ लोगों का इंटरेस्ट है कि हरीपुर में क्या होता है और NA 129 में क्या होता है जहाँ पर लाहौर का हलका है और हमाद अजहर साहब के कज़न हैं जो कि इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, अब इसमें जो दिलचस्प बात है कि अगर कैंपेन देखी जाए तो हरीपुर में तो खैर पीटीआई ने, पीएमएलएन दोनों ने भरपूर कैंपेन चलाई है। उसकी वजह बड़ी साफ़ है कि वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है और उन्होंने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की। ना उन्होंने किसी किस्म का कोई ऐसा रखना डाला उनकी कैंपेन में, ना कोई बैनर्स उतरे, ना कोई गिरफ्तारी हुई, ना कोई छापे पड़े। किसी एक चीज़ को खुद पीएमएलएन ने भी कहीं पे रिपोर्ट नहीं किया कि इंतज़ामिया की तरफ से कोई रुकावट डाली गई हो। तो ये वहाँ पर तो इनको बिल्कुल ओपन प्लेइंग फील्ड मिली है और पीटीआई ने भी वहाँ पे खुल के कैंपेन की है। लेकिन वहाँ पर उल्टा पीटीआई के ख़िलाफ़ ज़रूर एक इन्होंने इशू बना के सुहेल आफरीदी साहब को और उनकी जो कैंडिडेट हैं उमर अयूब साहब की अहलिया शहरनाज उमर अयूब साहिबा, उनको भी इन्होंने नोटिस कर दिए। तो वो एक अलग मामला है कि उसमें भी बेचारे यही फंसे हुए हैं, हालांकि वो इन्हीं का सूबे के अंडर हल्का है। लेकिन दूसरी तरफ जो NA 129 है वहाँ पर काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ये जो हल्का था ये हमाद अजहर साहब पहले जीते थे 2018 में, उसके बाद 2024 में उनके कागजात तो नामजद नहीं हो सके थे क्योंकि रिजेक्ट कर दिए गए थे। तो फिर उनकी जगह उनके वालिद मियाँ अजहर साहब ने ये इलेक्शन जीता और आखिरी दम तक वो इमरान खान साहब के वफादार रहे। उसके बाद उनका इंतकाल हो गया तो फिर हमाद अजहर साहब को दोबारा से लोग समझ रहे थे कि शायद वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे, लेकिन हमाद अजहर साहब ने कुछ इस पे ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई।
उसकी वजह ये है कि वो समझते थे कि अगर वो कैंपेन करेंगे, कैंपेन करने नहीं दी जाएगी, अगर वो जीत भी जाएंगे इलेक्शन तो शायद हलफ भी ना उठाने दिया जाए, अगर हलफ उठा भी लें तो चूंकि उनके ऊपर भी मुकदमात हैं तो उनको भी ना अहल कर दिया जाएगा, तो इस सीट जीतने का उन्हें कोई फ़ायदा होगा नहीं। तो लिहाजा उन्होंने यहाँ पर अपने एक कज़न को जो है वो टिकट दिलवाया, और अब उनके कज़न जो हैं अरसलान चौधरी साहब जो हैं वो यहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो उनको इन्होंने सपोर्ट किया। लेकिन इन्होंने कैंपेन यहाँ पे की ज़रूर है थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी ज़्यादा खुल के कैंपेन बहरहाल इन्हें नहीं करने का मौका मिला, क्योंकि आपको पता है जो पंजाब और लाहौर में ख़ास तौर पर सूरत हाल है। तो यहाँ पर सूरत हाल ये रही है कि जी इनके कई जगहों पर इन्होंने शिकायत की कि इनके बैनर्स उतारे गए हैं, कई जगहों पर इन्होंने शिकायत की कि इनके जो एजेंट्स हैं, पोलिंग एजेंट्स हैं या वर्कर्स हैं, उनके घरों पे छापे मारे गए हैं, और 2 तो इनके जो रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। वो मैंने आपको परसों भी खबर दी थी कि लाहौर के जो इनके सदर हैं मियां अकरम उस्मान, उनको और साथ में यासिर गिलानी साहब को जो है इन्होंने गिरफ्तार भी कर लिया, और उनके बारे में खबरें यही आ रही हैं कि शायद इलेक्शन हो जाने के बाद उनको छोड़ा जाएगा। अब इसकी वजह बज़ाहिर ये नज़र आती है कि ये समझते हैं कि जो इन्होंने धांधले धुंधले करने हैं, तो ये समझते हैं कि जी ये लोग वहाँ पर अपनी एक ज़ाहिर है इनकी एक सियासी ग्रिप है या एक सियासी तजर्बा है, तो उसकी बुनियाद पर ये उन लोगों को वहाँ पर इस तरह से ट्रेंड करेंगे, वहाँ पे मौजूद होंगे, तो कोई धांधली करने में मुश्किल ना डाल दें। तो हो सकता है इस वजह से उनको फ़िलहाल बंद कर दिया, और जब इलेक्शन हो जाएंगे तो फिर ये खोल दिए जाएंगे, उनको रिहा कर दिया जाएगा। तो मे भी इस तरह का कोई मामला हो, लेकिन ये अफसोसनाक पहलू है। कभी एक तरफ पंजाब में आप इतने कारनामे अपने गिनवाते हैं और कहते हैं जी बड़ी ज़बरदस्त तरक्की हो गई, तारीखी तरक्की हो गई, तो भाई फिर कम से कम इतना तो हौसला पैदा करें कि एक तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा के देख लें कि वाकई आपकी तरक्की से लोग इंस्पायर हुए हैं या नहीं हुए। आप अभी भी इतने खौफजदा हैं कि उन्हें कैंपेन भी ठीक से नहीं करने दी, और उनके बंदे भी पकड़ के आपने गिरफ्तार कर लिए हैं। और फिर उससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि इनकी जो बाकी भी हलके हैं वहाँ पर पूरी जो वुज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज है वो पहुंची हुई है जी कैंपेन करने के लिए। जैसे तलाल चौधरी साहब हैं, उनके भाई खड़े हुए हैं फैसलाबाद के एक हलके से, तो तलाल चौधरी साहब वज़ीर हैं लेकिन वो भी पहुंचे हुए हैं वहाँ पे कैंपेन करने के लिए। राना सनाउल्लाह साहब भी पहुंचे हुए हैं, हालांकि वहाँ पे मुखालिफत में कोई पीटीआई का कैंडिडेट खड़ा ही नहीं हुआ हुआ। तो जब आपका कोई मुकाबला भी नहीं है तो आपको डर किस बात का है? आप अकेले ही रेस में दौड़ रहे हैं, और उसके बावजूद इतने खौफज़दा हैं कि सारा सारा टब्बर लेकर यहाँ पर जो कैंपेन चला रहे हैं। इसी तरीके से बाकी हल्कों में भी हमें नज़र आती है। डीजी खान में भी सूरत हाल ऐसी ही नज़र आ रही थी, जहाँ पर ये लगारी साहब जो है वैस लगारी साहब वहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो मुख्तलिफ वज़रा ने भी कैंपेन में हिस्सा लिया, जबकि इनके मद्दे मुकाबिल पीटीआई के कैंडिडेट भी नहीं थे। सिर्फ लाहौर में ही एक जगह पर ऐसी सूरत हाल है कि जहाँ पर पीटीआई का कैंडिडेट है, वरना कहीं और नहीं है, और वो भी बेचारा अपने बैट सिंबल पे नहीं लड़ा, उनको भी गीजर का निशान मिला हुआ है। बहरहाल इन्हीं 2 हलकों में दिलचस्पी है, क्योंकि पाकिस्तान की इस वक्त सियासत में अगर लोगों को दिलचस्पी है तो सिर्फ इसी वजह से जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एग्जिस्ट कर रही है। बाकी इन पार्टीज़ का जो हाल है उसमें तो ये कि ये अकेले अगर लड़े होंगे तो ज़ाहिर है उसमें क्या लोगों की दिलचस्पी हो सकती है। तो बाकी जगहों पे तो ये अकेले ही लड़ ही नहीं रहे, बल्कि अकेले ही खड़े हैं। तो ये वाला मामला है। हरीपुर में लोगों की नज़रें इसलिए हैं क्योंकि वहाँ पर एक्सपेक्टेड है कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है, जबकि NA 129 में बहुत लोगों का यही एक इम्कान दिखाई देता है कि जी यहाँ पे ये धांधली करेंगे ही करेंगे, क्योंकि लाहौर का हल्का है और यहाँ पर ये तासुर नहीं देना चाहेंगे। अगर ये हार गए ये हल्का, तो तासुर तो ये बनेगा कि जी मरीम नवाज साहिबा की कारकर्दगी 0/0 है जी, लोगों ने पसंद नहीं की, इसी वजह से हार गए। तो ये हर सूरत यहाँ पर धांधली करें, जनवन जीतें, कोई भी बाय हुक और बाय क्रूक इन्होंने ये हल्का हारने नहीं देना। अच्छा, इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो देखिए कि इन्होंने इतनी धांधली कर ली है, इतनी धांधली कर ली है, इतनी धांधली कर ली है कि अब मुझे तो लगता है कि ये जेन्युइन भी जीत जाएंगे ना, तो शायद हम लोग बिलीव ही नहीं कर सकेंगे कि ये जेन्युइन जीते हुए हैं। यही लगेगा कि शायद इन्होंने फॉर्म 47 बनवाए हैं, क्योंकि अब ये एतबार खो चुके हैं अपना इस लिहाज से कि जनाब ये कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंतज़ामिया की मुदाखलत के बगैर करवा सकते हैं। तो ये इस वक्त जो है वो PMLN की पोजीशन हुई पड़ी है। बाकी हरीपुर का जो इलेक्शन है उसमें वहाँ पर ज़्यादा जोर PTI का ही है। बाकी देखते हैं कि वहाँ पर सिचुएशन बनती क्या है। कैंपेन वहाँ पे खैर PMLN ने भी काफ़ी अच्छी की है। तो ये अब हलकों के रिजल्ट्स तो हमें पता चलेंगे शाम तक के क्या होते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो भी अपनी एक ज़बरदस्त इनिंग इस वक्त खेल रहे हैं।
सुहेल आफरीदी साहब ने एक बड़ी कैलकुलेटेड मूव की है, और वो ये कि उन्होंने डेलिबरेटली बयानिए के महाज के ऊपर बहुत सोच समझ कर कुछ स्टेप्स लिए हैं। और जिसने भी उन्हें ये मशवरा दिया है, कि अगर उनका खुद का ये ख्याल था, तो ये बहुत ही एक उनका बेहतरीन आइडिया था कि जिस अंदाज से उन्होंने सहाफ़ियों को इंगेज किया है। वो पिछले 3 दिन इस्लामाबाद में मौजूद रहे, और इस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ रिपोर्टर्स, सहाफ़ियों, एंकर पर्सन से मुलाकातें की हैं। इनमें सिर्फ ये नहीं आप कह सकते कि जो बज़ाहिर प्रो पीटीआई लोग हैं वही सिर्फ मिल रहे हैं, बल्कि बहुत से आज़ाद और बहुत से नाक़िद सहाफ़ी जो हैं वो भी शामिल थे इनके मिलने वालों में। अच्छा, इन्होंने बड़ा एक और जो इंटरेस्टिंग काम किया वो ये कि सिर्फ एंकर पर्सन्स को ही नहीं मुलाकात के लिए बुलाया, बल्कि बीट रिपोर्टर्स से इन्होंने अलग मुलाकात की। इसके साथ साथ इन्होंने डिफेंस रिपोर्टर्स से भी एक मुलाकात की है। अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि बीट रिपोर्टर से तो आमतौर पर कोई मिल ही लेते हैं सियासतदान, लेकिन डिफेंस रिपोर्टर्स जो कि आमतौर पर उनकी बीट नहीं होती, उनसे ज़्यादातर सहाफ़ियों की मुलाकातें जो है पॉलिटिशियंस की नहीं हुआ करती। लेकिन सुहेल आफरीदी साहब ने यहाँ रहते हुए इस बात को भी इंश्योर किया कि इनकी बीट रिपोर्टर्स के साथ साथ जो डिफेंस रिपोर्टर्स हैं, जो GHQ की बीट कवर करते हैं, जो DGISPR के साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, उन सहाफ़ियों को भी उन्होंने बुलाया और उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक नज़र आती है, तो ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि उन्हें इस बात का आइडिया था कि ये लोग वो लोग हैं जो ज़ाहिर है उधर का बयानिया सुनते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन में रहते हैं, तो उनको हमारी पॉइंट ऑफ व्यू का भी पता होना चाहिए, उनको हमारी साइड की जो स्टोरी है वो भी पता होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने स्पेशली इन लोगों को भी बुलाया और इनसे भी इंटरेक्ट किया है, और इनको अपनी साइड जो स्टोरी की है वो भी दिखाई है कि जनाब हमारे भी मामलात हैं, हम भी कोई मौक़िफ़ रखते हैं, हमारी भी कोई राय है, वो भी सुनी जाए। तो ये बड़ी दिलचस्प बात है कि बयानिए के महाज पर उन्होंने कहीं पे भी ये नहीं सोचा कि हम इसको अवॉइड करें, बल्कि उन्होंने इसको फेस करने का फ़ैसला किया, और ये एक ज़बरदस्त फ़ैसला था, आई विल मस्ट से। ये इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि जब आज आप एक्स की टाइमलाइन खोलते हैं या आप यूट्यूब खोलते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हर जो आपको यूट्यूब का व्लॉग नज़र आ रहा है या एक्स के ऊपर कोई पोस्ट नज़र आ रही है, तो वो किसी ऐसे ही सहाफ़ी से नज़र आ रही है, सहाफ़ी की लिखी हुई पोस्ट जो कि वज़ीर आला से मिल के आया। अब पूरा आप एक्स जब टटोलते हैं तो आपको पता चलता है कि हर दूसरा सहाफ़ी जो है वो आज वज़ीर आला से मिल के आया हुआ है, और उसने जो है ज़ाहिर है जो जो उसका इंटरेक्शन हुआ, हर किसी ने उन्हीं की बात की हुई है, उन्हीं का बयानिया रिपीट किया हुआ है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक एक्स आपने खोला और उसके बाद हर दूसरा बंदा एक ही बात, वज़ीर आला से मुलाकात हुई, उन्होंने ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा। तो एक तरह से उन्होंने बहुत ही वेल कैलकुलेटेड ये पूरी मूव बनाई कि जिसमें उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात करके पूरी तरह, मेरा ख्याल है ठीक ठाक कोई, मेरा ख्याल है 70-80 सहाफ़ियों से तो उनकी शायद मुलाकात हो गई हो मे बी इन 3 दिनों में। तो इसमें उन्होंने अंदाज़ा लगाइए कि कितने लोगों को अप्रोच करके अपना नैरेटिव दिया है। अब इनमें से बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो वो शायद उनके बयानिए से मुतासिर ना हुए हों, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी राय और सोच उनके बारे में बदली होगी। और वो मैं नोटिस कर रही थी, बहुत से लोगों ने ये बात कही कि उनके बारे में जो पहला तासुर था कि जी शायद वो कोई इतने समझदार या बहुत तजर्बाकार सहाफ़ी सियासतदान नहीं हैं, तो उस लिहाज से पहली दफ़ा इतनी बड़ी पोजीशन पे वो आ गए हैं, तो उनकी क्या इस बारे में ख़यालात होंगे, कैसे वो फ़ैसले करेंगे, शख्सियत क्या होगी, कैसे लोगों को फेस करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर लोगों की उनके बारे में एक अच्छी पॉजिटिव राय जो है वो डेवलप हुई है। अच्छा, फिर उसके बाद जो उन्होंने बातें की हैं उससे क्या पता चलता है? एक मुझे ये लगता है कि इन तमाम मुलाकातों का मकसद जहाँ ये था कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखें और लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू लें, वहीं उनका मकसद ये भी था कि वो आगे जो आने वाला टाइम है उसके लिए पहले से लोगों को एक ग्राउंड अपना जो है वो बता दें। यानी आगे चल के अगर पीटीआई को एहतजाज करती है तो बहुत से ऐसे लोग जो कि अगर उनसे अदरवाइज नहीं मिले हुए हों तो वे कहेंगे देखें जी इनका तो काम ही है, हर वक्त ईश्वर पसंदी करते हैं, ऐसे निकल आते हैं जी, ये अमन नहीं होने देते, देखें जी ये हर वक्त एहतजाज के शौकीन रहते हैं वगैरह। लेकिन उन्होंने पहले फ़र्दन फ़र्दन हर सहाफ़ी से मिलकर उनको पूरी ग्राउंड रियलिटी समझाई है कि हम क्यों एहतजाज पे मजबूर होते हैं या होने जा रहे हैं, क्या चॉइसेस हैं, क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, उसके बाद हमारे पास क्या ऑप्शंस रह जाते हैं। तो वो अपना पूरा केस जो है उन सहाफ़ियों के पास फ़र्दन फ़र्दन ले जाके उसको बिल्ड किया उन्होंने। तो मुझे लगता है कि आने वाला जो टाइम है जिसका वो बार बार इंदिया भी दे रहे हैं कि नवंबर में तो अभी इतना कुछ नहीं हो रहा, लेकिन दिसंबर में बहुत कुछ होगा। तो अगर दिसंबर में जाके वो कुछ बहुत बड़ा प्लान करने जा रहे हैं एहतजाज का कुछ भी, तो वो समझते हैं कि उसका जवाज़ और उसकी जो पूरी एक बैकग्राउंड सिचुएशन है वो पहले से ही सबके दिमाग में हो कि जनाब ये क्यों और कैसे हुआ।
ताकि कल को कोई ये ना कहे कि जी पीटीआई के पास ये भी ऑप्शन था, इन्होंने ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया। तो वो हर चीज़ को पहले ही सबके सामने एक्सप्लेन करें कि क्या ऑप्शंस थे, क्या अवेल किए गए हैं और क्या वो मज़ीद करेंगे और कब तक करेंगे। और उन्होंने ये कहा है कि पूरी उनकी कोशिश यही है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हो और उसके बाद जो है वो कोई फैसला लें, लेकिन अगर इनकी आइसोलेशन लंबी हो गई तो फिर वो अपने तौर पर ही कोई कॉल दे देंगे। और उन्होंने इस बात को खारिज इम्कान नहीं कहा कि वो इस्लामाबाद नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम आ सकते हैं इस्लामाबाद, क्यों नहीं आ सकते, बल्कि उन्होंने ये कहा कि इस दफ़ा जब हम आएंगे तो ये कोई मत सोचे कि हम कोई पलट जाएंगे। ये अब पहले वाला एहतजाज नहीं होगा, ये उससे मुख्तलिफ एहतजाज होगा। जो उनके अल्फाज थे, उन्होंने कहा कि इमरान खान से मिलने के लिए एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। ये लोग ना आइन ना कानून को मानते हैं और जहां चोट इन्हें लगती है वहां पे चोट इन्हें पहुंचाऊंगा, ये उन्होंने कहा। और कहा कि जो करूंगा उसका तोड़ इनके पास होगा नहीं। इस मर्तबा हम ये सोच कर नहीं आएंगे कि रियासत माँ जैसी है, बल्कि हम ये सोच कर आएंगे कि रियासत एक डाइन बन चुकी है। तो ये उनकी जो बात है, इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो वेल प्रिपेयर्ड है। जब उनसे ये पूछा गया कि अगर आगे से गोली चल गई, तो उन्होंने कहा गोली चलेगी तो वहीं बैठ के गोली खाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे, आज़ादी या मौत। ये वही अल्फाज हैं जो इमरान खान साहब के लास्ट ट्वीट में उन्होंने कहे थे। तो यहाँ तक उनके पास क्लैरिटी है। बाकी अपने सूबे के हवाले से वो बहुत सेंसिटिव भी हैं, बहुत क्लियर भी हैं और उसके तमाम तर हालात से उन्होंने बड़े अच्छे से बाखबर भी किया सबको कि कितना सेंसिटिव इशू है और जिस अंदाज से इसको लिया जा रहा है लाइटली, इस तरह नहीं लेना चाहिए। और उन्होंने फिर सारी अपनी जो साइड की स्टोरी है बताया ड्रोन अटैक्स के बारे में कि दहशतगर्दों पे मरने पे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, हम जो कोलैटरल डैमेज होता है हम उसके खिलाफ एहतजाज करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन होने या नहीं होने वो इमरान खान साहब के साथ बैठ के फैसला करने के बाद आगे बात करूंगा। और अगर अमन के लिए, सूबे के अमन के लिए कोई मुझे बुलाता है तो उनसे बात करने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। इसके साथ साथ उन्होंने ये बात कही है कि जब उनसे ये सवाल हुए कि जी लोग अलहदगी पसंदी के सवाल कर रहे थे, तो उन्होंने कहा देखिए ये कितनी तकलीफ बात है कि हमसे ऐसे सवाल हो रहे हैं। और उन्होंने ये बात कही कि हम तो, हमसे बढ़कर कौन है पाकिस्तानी, और हम तो पाकिस्तान के आगे कुछ नहीं सोचते। हम, हमारे से ज़्यादा कौन मुखलिस है पाकिस्तान के लिए, जो इतना कुछ बर्दाश्त करके भी हम तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। बल्कि उन्होंने कहा कि अगर हम नहीं होंगे तो फिर सोचिए कि पता नहीं किन लोगों के हाथ में क़यादत होगी जो शायद ये नारा लगा भी पाएंगे या नहीं लगा सकेंगे। और अफ़गानिस्तान के मामले में भी उनकी यही बात थी कि वहाँ जाके हम उन्हें समझाएंगे कि हम आपके भाई हैं, हम मुसलमान हैं, आपकी तरह हमारा कल्चर भी है, तो आप जो भी मामलात हैं वो हमारे साथ मिल बैठ के रिजॉल्व करें। और अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर हमारे पास भी जवाब होगा अगर कोई कार्रवाई होती है तो बड़े उन्होंने यानी सुलझे हुए अंदाज में क्लैरिटी के साथ जवाब दी। उसमें कमज़ोरी नज़र नहीं आई, लेकिन उसमें ये ज़रूर है कि तलखी नज़र आई, लेकिन ऐसी बात नज़र नहीं आई कि सिर्फ बिला वजह का आप गुस्सा झाड़ रहे हैं और आपके पास कोई लॉजिक नहीं है उस गुस्से की। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सुहेला अफरीदी साहब से मिलने वाले लोगों के गुफ्तगू, उनके ट्वीट्स और उनकी जो ऑफ एयर हमारे साथ गुफ्तगू है उसके नतीजे में ये चीज़ें सामने आती हैं। तो लेट्स सी जी वो कब एहतजाज का ऐलान करते हैं। लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, आज फिर उनके खिलाफ एक डॉक्यूमेंट्री जो है वो बनवाई गई है और उस डॉक्यूमेंट्री पे फेक डॉक्यूमेंट्री है जिसमें उनकी ज़ात के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की गई है, कीचड़ उछाला गया है, मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाकर उनको डीफेम करने की कोशिश की गई है। और उसमें एक सहाफ़ी की तस्वीर बाहर लगा दी जाती है। और ये पहला मौका नहीं है, पहले भी 2-3 ऐसे जो व्लॉग्स वगैरह बनवाए गए हैं, वीडियोस बनवाई गई हैं उनके खिलाफ। और बाद में जिन सहाफ़ियों की तस्वीर लगाई होती हैं या जिनका नाम लगाया जा रहा होता है कि जी इन्होंने बनाई है, वो खुद डिस्क्लेमर दे रहे होते हैं कि जी हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हमने कोई ये नहीं बनाई। तो आज भी इसी किस्म की एक वीडियो जो है वो सामने आई है और जिस सहाफ़ी की तस्वीर लगी है उसने बेचारे ने खुद ही क्लैरिटी दी है कि जनाब मैंने ऐसी कोई वीडियो नहीं बनवाई, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये वाली सूरत हाल है, यानी अभी तक भी ये सुहेल अफरीदी को कबूल करने को तैयार नहीं है और उनके ऊपर इस किस्म के इल्ज़ामात लगाकर एक बहुत ही रबिश किस्म का बयानिया जो है वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी जो वकला वाला मामला है उसमें बड़ी दिलचस्प बात है जी, कराची के वकला बड़े छाए छुए हुए हैं और उन्होंने वहाँ पर ठीक ठाक किस्म का जज्बाती माहौल बनाया हुआ है। 2-3 दिन से मैं उनकी फुटेजेस देख रही हूँ, हर रोज़ ही ऑलमोस्ट वो एहतजाज कर रहे हैं और आज तो उनका खासा एग्रेसिव एहतजाज था। और एक जगह पर तो जब पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो काफ़ी ज़्यादा धक्कम पेल भी हो गई, मार धाड़ भी हो गई शायद। और एक पुलिस वाले एहलकार जो थे वो तो बड़े बटन वटन खोल के खड़े थे कि जी
मेरे साथ तो बड़ा इन्होंने मार कुटाई कर दी है। अब ये तो नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली वाकया हुआ है, लेकिन बहरहाल ये बात हमने वीडियोस में देखी है कि बड़े एग्रेसिव थे भाई ये वकला, और उन्होंने ठीक ठाक धक्कम पेल हुई है और उन्होंने कहा कि हमें आप एहतजाज से नहीं रोक सकते। उनकी ज़बान भी काफ़ी सख्त थी और उनके नारे भी काफ़ी सख्त थे, और इन तमाम चीज़ों के ऊपर बज़ाहिर लग रहा है कि वो झुकने वाले नहीं। अच्छा, जो सबसे ज़्यादा मुझे जज्बा नज़र आ रहा है, वैसे ऑनेस्टली मैं तो बात करूँगी, वो कराची और सिंध के ही वकला में नज़र आ रहा है जो मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज कर रहे हैं। और उसके बाद लाहौर की जो रैलीज थी वो भी अच्छी, 2 बड़ी रैलीज थी। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बिल्कुल सोए हुए वकला नज़र आ रहे हैं वो इस्लामाबाद के नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे सब माहौल चिल बटा चिल है। वो सब प्लॉटों के नशे में इस वक्त गुम है, तो उनको सिर्फ वही नज़र आ रहा है जो उनको दे दिया गया है, बाकी कोई आइन और कानून की ख़ास परवाह नज़र नहीं आ रही। लेकिन देखना ये कि लाहौर और कराची की बड़ी बार्स हैं, और यहाँ से अगर ये लोग इसको मूवमेंट को बरकरार रखने में कामयाब होते हैं तो ये अल्टीमेटली एक अच्छी मूवमेंट में तब्दील हो सकती है। लेकिन देखना ये है कि ये 2-4 दिनों के एहतजाज के बाद हिम्मत हार जाएंगे या फिर उसके बाद इसमें कोई तेज़ी आएगी। लेकिन ये बात माननी पड़ेगी कि बहरहाल इस वक्त तक जो कराची के वकला है वो नंबर ले गए हैं और इन्होंने यहाँ पे ठीक ठाक टेंशन ज़रूर दी है। तो ये थी जी आज की आम खबरें। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।